हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज हम इस वीडियो में आपके लिए नोबेल प्राइज 2022 के सभी विजेताओं के नाम और नोबेल प्राइज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको लेकर के आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज 2022 के विनर्स कौन कौन रहे हैं, उनको किस तरीके से आसानी से याद रखा जा सकता है, वो किस देश के रहने वाले हैं और उनसे संबंधित कैसे सवाल जो हैं आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो चाहे आप जो हैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर व्यापम के स्टूडेंट हों या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, आप ये देख पाएंगे कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाले सभी एग्जाम्स में आज जो हम 10-15 मिनट में जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें से हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना होगा। तो हम आज का अपना पहला टॉपिक और देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज 2022 जो है किसे दिया गया है। सभी विनर्स के नाम को याद करने के बाद लास्ट में हम नोबेल से संबंधित सभी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि वो कब से दिया जा रहा है, किसको कितनी बार मिला है, आदि इत्यादि। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए किसे दिया गया है। चिकित्सा को, जिसे हिंदी में बोला जाता है मेडिसिन या फिजियोलॉजी, जिसे चिकित्सा बोला जाता है, उसके लिए दिया गया है स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो स्वीडन के निवासी हैं, ठीक है, स्वीडिश हैं, और इन्होंने क्या काम किया है ऐसा जिसके लिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है। तो ये सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन है, मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है, उसी के ऊपर इनका काम बेस्ड रहा है। तो इन्होंने कुछ ऐसी फाइंडिंग्स की हैं जो इससे पहले मानव इतिहास में नहीं की जा सकी थी, ठीक है। तो इसमें दो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तो आपका हो गया निएंडरथल और दूसरा जो है आपका डेनिसोवंस। तो ये निएंडरथल और डेनिसोवंस कुछ नहीं है, ह्यूमन का डीएनए है, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये लगभग 4.5 लाख से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व तक, 30,000 ईसा पूर्व तक के लोगों में जो डीएनए पाया जाता था उसको हम बोल सकते हैं निएंडरथल और डेनिसोवंस। तो इन दोनों के ऊपर ऐसा रिसर्च का काम किया है किन्होंने, स्वांते पावो ने, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाना बहुत आसान हो गया कि आज प्रेजेंट डे में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं धरती में, उनका डीएनए इस दौरान एग्जिस्ट करने वाले इन दोनों प्रकार के प्राणियों से कितने मिलते जुलते थे या कितने ज्यादा अलग हैं। तो यही बेसिकली इनका काम रहा है, बहुत आसान भाषा में बोला जाए तो, और जिसकी वजह से जो है इन्हें आपका नोबेल प्राइज दिया गया है आपके चिकित्सा का, फिजियोलॉजी का। इनके शोध की वजह से एक साइंस की नई शाखा निकल करके आई है जिसे हम पेलियोजेनोमिक्स या फिर पेलियोजेनोमिक्स बोल सकते हैं। पेलियोजेनोमिक्स, इनकी शोध, इनकी रिसर्च की वजह से ये इस नए टॉपिक पे चर्चा हो रही है और इन्हीं की वजह से जो है वैज्ञानिक शाखा, ये नई वैज्ञानिक शाखा है या साइंस की एक नई ब्रांच कही जाएगी जिसे हम पेलियोजेनोमिक्स के नाम से जानेंगे। तो ठीक है, तो इनका नाम हमको याद रखना है। मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो स्वांते पावो जी को प्रदान किया गया। कहाँ के निवासी हैं, तो स्वीडन के निवासी हैं, स्वीडिश हैं। और इनको नाम को याद रखने के लिए बहुत आसान ट्रिक भी मैं लेकर के आया हूँ। होता क्या है, ज्यादातर ये यूरोपियंस नाम ही आपको देखने के लिए मिलेंगे और हम लोग जो है यूरोपियन नामों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए इनको याद करने में हमें कई बार कठिनाई महसूस होती है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हम बना करके चलते हैं जिससे इसे लंबे समय तक, अगले 1 सालों तक हम इनका नाम अपनी जबान पर पे याद करके रखें और एग्जाम्स में आए तो हम उसको टिक कर पाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इनका नाम क्या है, स्वांते पाबो। तो इसको निमोनिक मैंने क्या बनाया है कि जब मुंह का स्वाद चला जाता है, हम जब कुछ खाते, जैसे अभी कोविड हुआ, हम सबको याद है कोविड में क्या होता था, टेस्ट जो है वो चला जाता था। तो जब टेस्ट चला जाता था तो हम कुछ मेडिसिन खाते थे कोरोना से उभरने के लिए। अब मेडिसिन जब हम खाते थे तो स्वाद वापस मिल जाता था, हमें स्वाद को वापस पाने के लिए खाते थे। तो निमोनिक्स कैसा बना सकते हैं कि जब मुंह का स्वाद चला जाता है तो हम मेडिसिन खा करके उस स्वाद को वापस पाने की कोशिश करते हैं। वही चीज मैंने लिख रखा है कि जब मुंह का स्वाद चला जाता है ना, मुंह का स्वाद चला जाता है तो हम मेडिसिन खाकर उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जब मुंह का स्वाद चला जाता है तो हम उसे मेडिसिन खाकर वापस पाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम स्वाद से याद कर सकते हैं क्या, स्वांते,
ठीक है। हम स्वाद से याद कर सकते हैं क्या, स्वांते, ठीक, स्वांते। और मेडिसिन यहाँ पे है, मेडिसिन खा करके ही हम स्वाद वापस ला रहे हैं, तो मेडिसिन के लिए मिला है, ये बहुत आसान है रिलेट करना। अब पाने से हम याद कर सकते हैं पाबो, ठीक है, पाने से याद कर सकते हैं पाबो। तो जब मुंह का स्वाद चला जाता है तो हम उसे मेडिसिन खा के वापस पाने की कोशिश करते हैं। स्वाद से हमको याद रखना है स्वांते, अब पाने से याद रखना है पाबो। तो इस तरीके से स्वांते पाबो का नाम हमें याद हो जाता है। और किस फील्ड में दिया जाता है, तो मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। तो ये पहले नोबेल लॉरिएट हो गए मेडिसिन के लिए जिनको दिया गया है, बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरे आज के हमारे विनर को हम देखेंगे जिनको लिटरेचर या फिर साहित्य के लिए दिया गया है। साहित्य, लिटरेचर जो किताबें होती हैं वो लिखने के लिए दिया गया है। तो ये कौन है अगर हम देखें तो इनका जो नाम है वो है एनी एर्नॉक्स, एनी एर्नॉक्स, ठीक है। इनका नाम हमें याद रखना है क्या, एनी एर्नॉक्स, ठीक। एनी एर्नॉक्स को जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। एनी एर्नॉक्स फ्रांस की रहने वाली हैं, फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। और इनका मुख्य जो टारगेट रहता है वो महिलाओं को लेकर के ये लिखती हैं, महिलाओं के मुद्दों पर ये लिखती हैं। तो हम देखेंगे कि किस चीज के लिए इन्हें साहित्य में ऐसा इन्होंने क्या लेखन किया जिसकी वजह से इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एनी एर्नॉक्स जो थी उन्होंने साहस के साथ इस तरीके से महिलाओं के मुद्दे को प्रेजेंट किया अपने अलग अलग किताबों में। आप देख सकते हैं साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं, जिस वजह से उन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। ये सब पढ़ करके बहुत भारी भारी शब्द हैं, ये अगर कठिनाई हो रही समझने में तो मैं बहुत आसान शब्दों में बता दूं कि उनकी किताबें जो होती हैं, एनी एर्नॉक्स जी की जो किताबें होती हैं, क्या नाम मैंने बताया, एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स जी की जो किताबें होती हैं वो यह समझाने का प्रयास करती हैं कि महिलाओं की चेतना में, मतलब महिलाओं के दिमाग में अपमान बोध का निर्माण किस तरीके से कराया जाता है। दूसरा, वो ये भी बताती हैं कि कैसे लड़कियां जो है निजी जीवन में अपने प्रति राय बनाती हैं, समाज को देख करके, परिवार को देख करके अपने प्रति राय बनाती हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूसरा कि कैसे महिला के दिमाग में अपमान बोध का निर्माण कराया जाता है, किस तरीके से उसे बार बार कोई चीज बोल करके उसके खुद के प्रति घृणा पैदा करा दी जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी किताबें एनी एर्नॉक्स ने लिखी हैं जो महिलाओं के मुद्दे से संबंधित रही हैं। उसको लेकर के जो है इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए। तो एनी एर्नॉक्स इनका नाम है, ये इनकी तस्वीर लगी हुई है। फ्रांस की ये रहने वाली है, ठीक है, फ्रांस की रहने वाली है। दो लोगों का हमने नाम देख लिया। इनके नाम अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही तो हम देख सकते हैं, भाई इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया है साहित्य के लिए, तो जाहिर सी बात है इनकी जो साहित्य है उसमें नुक्स तो होगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा होगा, तभी नोबेल पुरस्कार मिला है इनको साहित्य का। तो वही उसी से रिलेट करके हमने एक निमोनिक्स बनाया है कि एनी के साहित्य में एक भी नुक्स नहीं, एनी के साहित्य में एक भी नुक्स नहीं है। साहित्य शब्द आ गया, हम देख सकते हैं साहित्य तो यहाँ पे आ ही गया, तो हमको पता चल गया कि यह साहित्य के लिए दिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि किसके साहित्य में एक भी नुक्स नहीं है, तो एनी के साहित्य में एक भी नुक्स नहीं है। एनी तो इनका नाम ही है, क्लियर, एनी। और ये जो नुक्स शब्द है इससे हमने क्या बना दिया, एर्नॉक्स, एर्नॉक्स, क्लियर। तो ये हो गया आपका एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को साहित्य के लिए मिला है, तो एनी के साहित्य में एक भी नुक्स नहीं है। एनी और नुक्स से हमने बना दिया एनी एर्नॉक्स, और किस चीज के लिए मिला है, तो साहित्य के लिए मिला है। तो ये दो लोगों के नाम हो गए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों नाम याद हो चुके होंगे अब तक। तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज का हमारा तीसरा जो सम्मान रहा है वो केमिस्ट्री के लिए या फिर रसायन के लिए दिया गया है। ये किन किन को दिया गया, ये किस फील्ड में दिया गया, क्या पर्टिकुलर इन्होंने काम किया, इसको आइए समझते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए कुल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये एक महिला है कैरोलीन बैटोजी, दूसरे हैं आपके बैरी शार्पलेस, और तीसरे जो है ये है आपके मॉर्टेन मेंडल, मॉर्टेन मेंडल, ठीक है। कैरोलीन बैटोजी, बैरी शार्पलेस, मॉर्टेन मेंडल। हिंदी में भी मैं इनको लिख दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं क्या नाम है इनका, कैरोलीन बैटोजी,
मॉर्टेन मेल्डल और बेरी शार्पलेस 2022 के रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या काम इन्होंने किया है अगर इसको हम देखें तो क्लिक केमिस्ट्री एक टर्मिनोलॉजी होती है। क्या है? क्लिक केमिस्ट्री। और दूसरा जो है वो है बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री बहुत आसान भाषा में अगर समझें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम को बहुत ज्यादा इजी किया है इन तीनों ने मिल करके। हालांकि ये इंडिविजुअल अलग अलग काम करते हैं। आपकी कैरोलिन बेटोजी जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, बेरी शार्पलेस भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जबकि मॉर्टेन मेल्डल जो है वो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। तो तीनों के कंट्री का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पीएससी जैसे एग्जाम्स में इनके देश का भी नाम पूछ देता है। और किस चीज के लिए मिला है अगर देखा जाए तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इन दोनों चीज के लिए मिला है। तो क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का टर्म को भी याद रखना है, कई बार इनके काम को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है। तो क्लिक केमिस्ट्री हम समझ रहे थे क्या है, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। कई बार क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे की क्वालिटीज को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इस चीज को किस तरीके से अवॉइड किया जाए और छोटे छोटे एटम्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके लार्ज चेन बनाया जाए, इसके ऊपर ही इनका काम है। और इस काम का फायदा क्या है अगर देखा जाए तो ऐसे मेडिसिन बनाना, खास करके जो कैंसर प्रतिरोधक हो, मतलब कैंसर को ठीक करने में काम आएंगे। दूसरा, इनके बनाए हुए ये आपका जो चेन रहेगा, और ये जो क्लिक केमिस्ट्री की मदद से हम बहुत सारे पॉलीमर्स का निर्माण कर सकते हैं जो प्लास्टिक्स को रिप्लेस करने में या हार्ड पॉलीमर बनाने में हमको बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि केमिस्ट्री के लिए जो मेडिसिन इन्होंने इनकी वजह से जो इन्वेंट हो पाएंगे वो कैंसर मरीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इन तीनों का नाम हमको याद रखना है, कैरोलिन बेटोजी, मॉर्टेन मेल्डल, बेरी शार्पलेस। ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये भाई साहब मॉर्टेन मेल्डल जो है ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, डेनिस है। तो इनका नाम याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसके लिए निमोनिक बना के रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको बस ये दोनों टर्म्स याद रख ले हैं, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ये दोनों याद रहेगा तो काम चल जाएगा। हम निमोनिक देख लेते हैं इनके नाम का कैसे। तो देखिए ये किस फील्ड में दिया गया है, तो केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। तो हम देखते हैं निमोनिक क्या है। तो कैरोलिन जो है आपकी, ये जो कैरोलिन है, इन्होंने केमिस्ट्री में 10 मेडल्स जीते हैं। क्यों 10 मेडल्स? 10-10 मेडल कोई कैसे जीत सकता है केमिस्ट्री में? वो तभी जीतेगा जब वो बहुत ज्यादा दिमाग से शार्प होगा, व्हेन शी विल बी वेरी शार्प। तो इसी चीज को लेकर के हम निमोनिक बनाते हैं कि कैरोलिन ने केमिस्ट्री में 10 मेडल्स जीते हैं क्योंकि वो वेरी शार्प है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शार्प है। तो कैरोलिन से तो हमने बना लिया कि कैरोलिन बेटोजी है, ये कैरोलिन बेटोजी, कैरोलिन बेटोजी, ठीक है। दूसरा, ये केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। भाई कैरोलिन बेटोजी ने केमिस्ट्री में ही मेडल जीता है, और कितने मेडल जीते हैं? तो 10 मेडल्स जीते हैं। तो 10 से हम देख सकते हैं मॉर्टेन, 10 से क्या मॉर्टेन, और मेडल से क्या मेल्डल, मेडल से क्या मेल्डल, बिल्कुल मिलता जुलता टर्म है, मेडल से मेल्डल। तो कैरोलिन ने केमिस्ट्री में 10 मेडल जीते हैं। कैरोलिन बेटोजी केमिस्ट्री के लिए दिया गया, और 10 मेडल से हमने बना लिया मॉर्टेन मेल्डल। और क्यों जीते हैं? क्योंकि वो दिमाग से बहुत ज्यादा शार्प है, बिकॉज ही इज वेरी शार्प। तो देखिए वेरी से हमने बना लिया क्या बेरी, और शार्प से क्या बना लेंगे शार्पलेस, ठीक है। इसको एक जगह नोट करके रखें, बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से नाम याद रहेगा। तो कैरोलिन ने केमिस्ट्री में 10 मेडल्स जीते क्योंकि वो वेरी शार्प है। तो कैरोलिन से कैरोलिन बेटोजी, केमिस्ट्री के लिए उन्होंने जीता है 10 मेडल से मॉर्टेन मेल्डल, और वेरी शार्प से हम देखेंगे कि क्या नाम हो जाता है इनका बेरी शार्पलेस, ठीक है। ये निमोनिक था। बेरी शार्पलेस के बारे में एक फैक्ट और है कि ये इतिहास के चौथे व्यक्ति, और ओवरऑल देखा जाए तो छठे ऐसे व्यक्ति हैं, समझ लीजिए आप छठे हैं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि छठे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 नोबेल जीते हैं, ठीक। इनसे पहले 5 और लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 2 या फिर 3 नोबेल तक जीते हैं।
तो इनको पहला नोबेल जो है 2001 में मिला था और केमिस्ट्री पे ही काम करने के लिए मिला था। अब दूसरा मेडल आप देखिए, दूसरा नोबेल आप देख रहे हैं कि 2022 में दिया गया है। तो इनके अलावा और कौन कौन लोग रहे हैं 2 नोबेल जीतने वाले, इसको हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। लेकिन इस बारे में एक फैक्ट यहाँ पे है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको अगर ऐसा पूछ दे कि निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल में 2 नोबेल पुरस्कार जीता है और उसमें सभी वर्तमान के विजेताओं का नाम रहे, तो आपको याद रखना है उनका नाम है बैरी शार्प्लेस और इनको जो है केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। क्लियर? तो ये था केमिस्ट्री के सभी विजेताओं का नाम। अगले टॉपिक पे हम देखेंगे कि फिजिक्स जो है आपका, भौतिकी जो है, उसमें किसको किसको पुरस्कार दिए गए हैं। तो इस टाइपिंग मिस्टेक के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2022 का जो है आपका नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए किसको किसको मिला है, तो हम देखते हैं एलियन एस्पेक्ट को। ये जो है आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रेंच हैं, और दूसरा जॉन क्लॉजर, ये आपके अमेरिकन हैं, और तीसरा जो है वो है आपका एंटोन जेलिंगर। एंटोन जेलिंगर, तो इनको किस चीज के लिए मिला है? तो बहुत आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इनको दिया गया है जो फिजिक्स का नोबेल, वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट। हैवी टर्म है लेकिन 2 से 3 बार बोलेंगे आसान हो जाएगा। दूसरा है बेल इनइक्वालिटीज, बेल असमानताओं के लिए, और तीसरा है आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए। तो 3 टर्म्स को अगर आप समझ जाते हैं, क्या क्या है वो टर्म्स, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वो है आपका क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट, ठीक है। दूसरा है वो है आपका बेल इनइक्वालिटी, बेल इनइक्वालिटी, और तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो आप देख सकते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तीसरा जो है वो है आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो पीएससी ने एक बार ऐसे पूछा हुआ है कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज के जो विनर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा था। तो इन तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है। अब नाम कैसे याद कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हम देख रहे हैं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलियन एस्पेक्ट, दूसरे हैं जिनका नाम है जॉन क्लॉजर, और तीसरे जो है उनका नाम है एंटोन जेलिंगर। तो हम देखते हैं किस तरीके से इनके नाम को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक निमोनिक है, निमोनिक के माध्यम से समझते हैं। निमोनिक क्या बोलता है अगर उसको देखें तो निमोनिक ये बोल रहा है कि एलियन, एलियन हम सब जानते हैं दूसरे ग्रह से हमारे धरती पे आते रहते हैं हॉलीवुड के मूवीज के अकॉर्डिंग। तो एलियन जो होता है वो कैसा दिखता है, वो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका, अगर उस एस्पेक्ट को हमको समझना है, एलियन के उस फिजिकल एस्पेक्ट को समझना है कि वो कैसा दिखता है, उसके 2 हाथ हैं कि 3 हाथ हैं, 2 पैर हैं कि 4 पैर हैं, तो ऐसे ही एलियन के फिजिकल एस्पेक्ट को अगर हमको समझना है और पूरा का पूरा समझना है, A to Z समझना है ना, तो एलियन के फिजिकल एस्पेक्ट को A to Z समझना है। तो एक जॉन भाई साहब हैं जो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, क्लॉजेस बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने एलियन के बारे में बहुत पढ़ाई लिखाई करके रखी है, बहुत रिसर्च करके रखा है, विकिपीडिया उन्होंने बहुत छाना हुआ है। तो ये एक जॉन भाई साहब हैं और इन्होंने क्या किया है, एलियन से संबंधित कुछ लॉज बनाए हैं और उन लॉज को हम पढ़ेंगे और उन लॉज को पढ़ करके एलियन फिजिकली कैसे दिखते हैं इसके बारे में पूरा A to Z जानकारी हमको हो जाएगी। तो यही है, एलियन के फिजिकल एस्पेक्ट को A to Z समझना है तो जॉन के बनाए हुए लॉज को हमें मानना पड़ेगा। जॉन के बनाए हुए लॉज को माने बिना आप एलियन के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। तो देखिए एलियन के फिजिकल एस्पेक्ट को, तो एलियन से तो हो गए आपके एलियन भाई साहब, दूसरा एस्पेक्ट से, एस्पेक्ट, तो एलियन एस्पेक्ट पहला नाम आसानी से याद हो गया। और फिजिकल की बात किया यहाँ पे, फिजिकल एस्पेक्ट की, तो इससे फिजिक्स, फिजिकल से फिजिक्स, फिजिक्स के लिए दिया गया है, ठीक। तो एलियन एस्पेक्ट, दूसरा A to Z समझना है, आधा अधूरा नहीं समझना है ना, A to Z आप समझ लो, एलियन के ऊपर आप PhD कर रहे हैं। तो देखिए A और 2 को मिला करके हम बना सकते हैं आपका एंटोन। A to Z को अगर हम मिलाएंगे तो यहां से बन जाएगा आपका एंटोन, A और 2 को मिला करके एंटोन, और Z से आपका बन जाएगा जेलिंगर। Z से क्या, जेलिंगर, ठीक, Z से हो जाएगा जेलिंगर। तो यहाँ पे हमने एलियन एस्पेक्ट,
एलियन एस्पेक्ट ये तो बना लिया था। फिजिकल से फिजिक्स, 8-2 से हमने बना लिया एंटोन, और जेड से क्या बना लिया, जेलिंगर। और यहाँ पे किसके लॉज को मानना पड़ेगा, तो जॉन के लॉज को मानना पड़ेगा। तो जॉन से देख रहे हैं हम जॉन, और लॉ जो है लॉ उससे हम देखेंगे क्या, क्लॉजर, क्लॉजेज। देखिए लॉ के लिए ही क्लॉज नाम का भी शब्द होता है, जब कोई नियम कानून बनाया जाता है तो उसको क्लॉज भी बोला जाता है। तो जॉन के बनाए हुए लॉज को, या फिर आप बोल सकते हैं जॉन के बनाए हुए क्लॉज को हमको मानना पड़ेगा, तो उसी लॉ या क्लॉज से आप बोल सकते हैं क्लॉजर। तो यहाँ पे हो गया एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर, इसे भी आप नोट करके रख लीजिएगा। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है आपके नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार, ये किसे दिया गया है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको बताता हूँ किसे किसे दिया गया है। यहाँ 3 देशों का नक्शा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक तो है आपका रसिया, दूसरा है बेलारूस और तीसरा है यूक्रेन। आप सब वाकिफ हैं इस चीज से कि अभी वर्तमान में रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और आज ही के न्यूज़पेपर में खबर है कि अब रसिया जो है बेलारूस के माध्यम से यूक्रेन के ऊपर हमले बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों देशों से संबंधित है आपका नोबेल का शांति पुरस्कार, नोबेल का पीस प्राइज। पीस प्राइज जो है, अब भाई शांति की जरूरत वही है जहां पे ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, जहां ज्यादा लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। तो अभी वर्तमान में तो रसिया और यूक्रेन के बीच में ही ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और इसमें बेलारूस का क्या रोल है, तो जब फरवरी 2022 में रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तो रसिया ने शुरुआती तौर पे भी बेलारूस का सहारा लिया और इस रास्ते से यूक्रेन के ऊपर हमला बोला, और अभी दोबारा से वो ये काम करने वाला है। तो हम देखेंगे कि बेलारूस से किसको दिया गया है, रसिया से किसको दिया गया है, यूक्रेन से किसे दिया गया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रसिया से। देखिए हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने वाली जो अलाइज की पार्टी थी उसमें रसिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वो जीतने वाली पार्टी में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वहां पे स्टालिन का शासन रहा, और कैसे अभी वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन तक उन्होंने पहुंचा। तो वो जो है बहुत गौरवशाली इनकी परंपरा रही है, भारत का बहुत अच्छा मित्र भी रहा है। तो इन्हीं चीजों को याद करते रहता है रसिया, मेमोराइज करते रहता है रसिया कि हमारी जो परंपरा रही है वो बहुत गौरवशाली रही है। तो उसी के मेमोरी के सहारे रसिया वर्तमान में जी रहा है। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो रसिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है तो उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, अब जिसकी वजह से उसकी वो जो ग्लोरी है अब वो कहीं ना कहीं खो गई है। तो आज रसिया के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी ग्लोरी जो थी उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी ग्लोरीज को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेमोराइज से ही हम बनाएंगे एक संगठन का नाम, जिसका नाम है मेमोरियल। क्या नाम है, मेमोरियल। ये मानव अधिकार संगठन है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स के लिए डेडिकेटेड एक संगठन है, जो रसिया में सरकार के द्वारा कुछ अत्याचार किया जाता है लोगों के खिलाफ, किसी संगठन के खिलाफ, तो उसके लिए आवाज उठाता है। दूसरा, रसिया में आज तक कितने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, या वहां पे शासन प्रशासन कैसा रहा, उसको डॉक्यूमेंट करने का भी काम करता है मेमोरियल फाउंडेशन। तो मेमोरियल फाउंडेशन को रसिया से दिया गया है नोबेल का शांति का पुरस्कार जो है, नोबेल पीस प्राइज। और वैसे वर्तमान में बता दूं 2021 में जो है इस मेमोरियल संगठन को रशियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो रसिया के लोग जो है अपनी मेमोरी में पुराने गौरवशाली परंपराओं को लेके चल रहे हैं, और उन्हीं परंपराओं से, उसी मेमोरी सब से हम बनाते हैं क्या, मेमोरियल फाउंडेशन। रसिया ने किसके ऊपर हमला किया है, यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। अब यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, हम देख रहे हैं। तो भाई जहां पे हमला करेंगे वहां पे बहुत सारे रेफ्यूजी सेंटर्स हमको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग घरों में तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि घरों पे क्या चल रहा है, बम गिराए जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे हमको सेंटर बनाने पड़े हैं। और कैसे सेंटर बनाने पड़े, तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये उस संस्थान या उस संगठन का नाम है जिसे यूक्रेन से जो है नोबेल का पीस प्राइज दिया गया है, जिसका नाम क्या है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर किस चीज का, रिफ्यूजी का सेंटर। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है, इसी से हमको याद रखना है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और रसिया में हमें याद रखना है मेमोरियल फाउंडेशन।
क्यों? क्योंकि रशिया के लोग पुरानी चीजों को अपने मेमोरी में बैठा के बैठे हुए हैं, मेमोराइज करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मेमोरियल फाउंडेशन। अब ये इसमें बेलारूस का क्या रोल है? बेलारूस के क्या किसी संगठन को दिया गया है, किसी व्यक्ति को दिया गया है? तो हम देखते हैं बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम जो है मैं बताता चलूं, ये भाई साहब हैं जिन्हें दिया गया है एलेस बेलियातिस्की, इनका नाम है एलेस बेलियातिस्की, इनका नाम है, ठीक है, एलेस बेलियातिस्की। हम देखते हैं चलिए, तो बेलारूस से जो है इनको दिया गया है, इनका नाम क्या है? एलेस बेलियातिस्की। एलेस बेलियातिस्की, बेलियातिस्की नाम का एक रशिया में शहर भी है और उन्हीं के नाम पे इनका सरनेम भी है। जब ये यंग थे और 1991 से पहले यूएसएसआर में वहां की सेना में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने संगठन भी बनाए हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं 1996 में इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम वियासना या फिर स्प्रिंग था। ये भी मानवाधिकार के लिए ही कार्य करता था, ये संगठन इनके द्वारा जो बनाया गया था। ये 2020 में इन्हें जो है स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। स्वीडन की एक फाउंडेशन है राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन, उसके द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। और ये अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है, नोबेल के स्थान पे दिया जाने वाला नोबेल भी कहा जाता है। तो हमने देखा रशिया में किसे दिया गया? तो मेमोरियल फाउंडेशन को दिया गया। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये इसका सिंबल है। ये कहाँ की संगठन है? तो ये यूक्रेन की संगठन है। अब बेलारूस से किसे दिया गया? तो एलेस बेलियातिस्की जी को दिया गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये अभी भी, सबसे मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में जब इन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो ये अभी भी फ्री नहीं है, अभी भी जेल में है। अक्सर क्या होता है, जो मानवाधिकार की बात करता है वो ज्यादातर किसके खिलाफ बात करेगा? तो वो सरकार के खिलाफ बात करेगा। और एक बात याद रखें कि सरकार के खिलाफ बात करना कभी भी देश के खिलाफ बात करना नहीं होता, क्योंकि कई बार आपके राइट्स का हनन करने का कार्य भी कौन करेगा? तो वो सरकार ही करेगी। तो आपके राइट्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट के खिलाफ ही बात करना पड़ेगा। तो एलेस बेलियातिस्की ऐसा ही कुछ काम करते हैं और जिसकी वजह से बेलारूस की सरकार ने वर्तमान में इन्हें जेल में रखा हुआ है। अब बेलारूस की सरकार ने इस नोबेल पीस प्राइज का स्वागत भी नहीं किया बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन नोबेल समिति को लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वर्तमान में जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा विरोध इन्होंने किया। बेलारूस ने जब रशिया का साथ दिया उसको भी इन्होंने कंडेम किया। तो इन सब चीजों की वजह से इन्हें जो है वर्तमान में जेल में रखा गया है और ये नोबेल पीस प्राइज डिक्लेयर हुआ तब भी ये जेल में ही थे। तो इतिहास में अगर देखा जाए तो जेल में रहते हुए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये चौथे व्यक्ति हैं। तो ये सरप्राइज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत सारे नोबेल लॉरियट्स रहे हैं, खास करके तो टोटल 4 रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, चारों को ही जो है शांति का ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो भी ज्यादातर शांति की बात करता है वो अपने अपने देशों में जेल में ही रहेगा। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर नाम है आंग सान सू की, जो कि म्यांमार से है, वहां की पूर्व जो है राष्ट्रपति भी रही हैं। तो उनको भी जब डिक्लेयर किया गया तो वो जेल में ही थी। उनसे पहले जो है आपकी चाइना के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और एक जर्मनी के मानवाधिकार करता। तो ये टोटल 4 लोग रहे हैं जिनको जेल में रहते हुए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनको अब तक आपने याद कर लिया होगा। इनका नाम मैंने क्या बताया? एलेस बेलियातिस्की। देखो भाई, बेलारूस से है, ठीक है, अब बेचारा है, तभी तो भाई नोबेल का पुरस्कार मिल रहा है और जेल में है। तो बेलारूस अब बेचारा से ही याद रखोगे आप बेलियातिस्की। अब मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को कैसे याद रखना है ये मैंने अच्छे से आपको बताया। तो एलेस बेलियातिस्की का नाम याद रखें, मेमोरियल का नाम याद रखें और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का याद रखें। तो ये था आपका नोबेल का शांति पुरस्कार। और अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। आपका जो आज का अंतिम होना चाहिए जो है इकोनॉमिक्स के लिए जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था के लिए जो दिया गया है नोबेल का पुरस्कार। और ये तीनों ही साइंटिस्ट जो हैं अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तीनों के नाम और क्या कार्य रहे उसको हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया है? तो बैंक जो होते हैं हमारे, जहाँ पे आप पैसा जमा करने जाते हो,
और वित्तीय संकट जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर शोध करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जब मार्केट की चीजों को देख करके व्यक्ति जब घबरा जाता है और वो अपना पैसा बैंक से वापस निकाल लेता है तो किस तरीके से बैंक जो है डूबने की कगार पे आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 1930 का जो सबसे बड़ा क्राइसिस था यूरोप और अमेरिका में, उसके बारे में भी बहुत बड़ा रिसर्च इन्होंने किया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल का आपके अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का प्राइज जो है दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो बेन बेर्नानके, दूसरा आप देखोगे तो डॉगलस डायमंड, और तीसरा आप देखोगे तो फिलिप डिबविग। तीनों के ही नाम बहुत अटपटे हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज के नाम तो बहुत आसानी से याद हो गए होंगे क्योंकि यूएसए से बिलोंग करते हैं तीनों। कार्य किस चीज पे किया है तो बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंक पे अपने रिसर्च के लिए। और इनको नाम को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता दूं, देख लेते हैं। चलिए, एक फिलिप नाम का लड़का है, ठीक है, फिलिप नाम का लड़का है और उसकी एक बहन जिसको हम गुजराती में बहन भी बोलते हैं बहन को। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों बार बार जो है एक मटेरियल निकालने के लिए गहराई में जाते हैं। और मटेरियल का नाम है आपका डायमंड। डायमंड कहाँ मिलता है भाई? डायमंड जो है वो आपको धरती के नीचे मिलता है। तो वो डायमंड को निकालते हैं और उससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और इस तरीके से वो पूरे देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। तो देखिए, एक फिलिप नाम का लड़का है और उसकी एक बहन है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, बार बार डीप डाइव करते हैं, मतलब कि नीचे जा करके डाइव करते हैं और वहां से क्या निकाल करके लाते हैं, डायमंड निकाल करके लाते हैं और इस तरीके से इकोनॉमी को वो रेगुलेट करते हैं। तो देखिए, फिलिप और उसकी बहन बार बार जो है डीप डाइव करते हैं और ये करके वो डायमंड निकालते हैं और इस तरीके से देश की इकोनॉमी चलाते हैं। तो फिलिप से हम देख सकते हैं, क्या नाम है इनका, देखो, फिलिप डायबविग। तो ये डाइव कर करके बार बार डायमंड निकाल रहे हैं, फिलिप डायबविग। और किसके साथ डाइव कर रहे हैं, तो अपनी बहन के साथ, उनकी जो बहन है, और बार बार ये डाइव कर रहे हैं। तो देखियो, बेन और बर्नानके, बार बार से हम याद करेंगे क्या, बर्नानके। तो बेन बर्नानके, देखिए इनका नाम आसान है, बेन बर्नानके। और आपका फिलिप डायबविग। तो फिलिप और उनकी बहन जो है बार बार डाइव कर रहे हैं और क्या निकाल करके ला रहे हैं, तो डायमंड निकाल करके ला रहे हैं। तो डॉगलस डायमंड, इन तीनों को ही जो है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये जो निमोनिक है इसे भी जरूर नोट करके आप रख सकते हैं। अंतिम टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम देखते चलते हैं। तो ये जो नोबेल है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल जो है वो 1901 में दिया गया था। 1895 में डायनामाइट के जो आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और उन्होंने बताया कि उनकी जितनी भी बैंक में जमा पूंजी है उससे जो भी ब्याज आता रहेगा उसके पैसे से प्रति वर्ष ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम करने वाले अलग अलग फील्ड में लोगों को जो है नोबेल प्राइज दिया जाए। तो उन्होंने टोटल जो है आपका अर्थशास्त्र के अलावा, जो देखिए हम सबको पता है 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। अभी हमने देखा, एक तो हो गया केमिस्ट्री, दूसरा हो गया फिजिक्स, तीसरा हो गया मेडिसिन, चौथा हो गया पीस, एक हो गया आपका इकोनॉमिक्स और चौथा अंतिम हो जाता है वो है लिटरेचर। तो इस इकोनॉमिक्स को छोड़ करके उन्होंने 5 क्षेत्र के लिए पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इन 5 क्षेत्रों में जो है आपका मेरे जो भी वसीयत है उससे जो भी पैसे का ब्याज आता रहेगा उससे जो है इस फील्ड में नोबेल का प्राइज दिया जाता रहे। तो इस चीज को फॉलो करते हुए 1901 से नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं और वर्तमान में हम देखेंगे तो टोटल 989 लोगों को ये प्राइजेस दिए जा चुके हैं, जिसमें से 959 लोग जो हैं ये व्यक्ति हैं और 30 जो हैं ये कोई ना कोई संगठन है। क्लियर? तो अर्थव्यवस्था का जो नोबेल प्राइज था वो तो नोबेल आपके अल्फ्रेड नोबेल के समय में शुरू नहीं हुआ, तो उसके बाद में जो है इसे 1968 में इसे देने की घोषणा की गई। इस वजह से अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टोटल 6 नोबेल है। और इसी में अगर हम देखें तो आपका जो पीस का जो नोबेल है, शांति का जो पुरस्कार है, इसे जो है नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। नॉर्वे की एक पार्लियामेंट है उसके द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा दिया जाता है। जबकि इसके अलावा बाकी जो 5 सेक्टर हैं उसे आपकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी, मतलब कि स्कॉटलैंड स्वीडन में दिया जाता है। स्कॉटलैंड स्वीडन में इसे दिया जाता है।
ठीक, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट ऐसा व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया है तो 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि अफगानिस्तान की रहने वाली थी और जिन्हें स्कूल जाने की वजह से उनके सर पे गोली मार दिया गया था, इन्हें दिया गया था 2014 में। जबकि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे वृद्ध अगर देखोगे आप तो 2019 में जो है जॉन बी गुड इनफ को केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। तो ये हो गया आपके सबसे यंगेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट। आप अभी मैं बेरी जो है आपके शार्पलेस, उनके बारे में बता रहा था कि उनको 2 बार अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ऐसे ही कुल 6 लोग हैं जिन्हें नोबेल का पुरस्कार 2 बार मिल चुका है, जिसमें से एक नाम से आप बहुत परिचित होंगे, मैरी क्यूरी, जिनको 2 बार अलग अलग फील्ड में मिला, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। ऐसे ही आप देखोगे रेड क्रॉस सोसाइटी इसे अब तक 3 बार, और आपके जो रेफ्यूजी यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी काउंसिल है उसे अब तक 2 बार, और ऐसे ही टोटल 6 लोगों को एक से अधिक बार, मतलब 2 बार या 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 61 बार आज तक के इतिहास में 61 महिलाओं को यह दिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो 6 लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया है, हालांकि ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार मैंने बताया, शांति का पीस का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे का एक शहर है ओस्लो, वहां से दिया जाता है। और उसके अलावा बाकी जितने भी पुरस्कार हैं वो स्कॉटलैंड स्वीडन से दिया जाता है। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नोबेल के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत से कितने लोगों को नोबेल मिला है और भारत में किन किन लोगों को नोबेल मिला है। तो सबसे पहले 1913 में आप देखते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अब भारत से एकमात्र महिला जिसे यह पुरस्कार मिला है वो है आपकी मदर टेरेसा। तो आपके लिए जो है 2 होमवर्क मैं देता हूं। पहला क्वेश्चन आप बताइए मेरे को, भारत से अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं? संख्या आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नोबेल प्राइजेस भारत से कितने लोगों को दिया गया है? दूसरा, अंतिम बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि 2014 में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप उन दोनों के ही नाम बताइए कि 2014 में किन्हें किन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। तो इसके साथ में ही आज हमारा नोबेल से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।